चलिए तो पहले लेक्चर शुरू करते हैं फिर वायर लगाएंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, जीरो ऑर्डर का मतलब जो रेट लॉ है उसमें जो पावर आती है वो क्या होनी चाहिए, जीरो। रेट लॉ हमने जो लिखा था वो क्या लिखा था, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को आर से दिखाया था इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, यही लिखा था। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को n से रिप्रेजेंट किया था और ये था x प्लस वाई फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू वाई, नहीं इज इक्वल टू हो सकता है दोनों नेगेटिव हो, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये अभी हमारे सिलेबस का पार्ट है। n की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ठीक है। ओके, आगे चलें, इतनी बात हो गई। चलिए वेरी गुड। तो तो जीरो ऑर्डर के लिए हमारे जो सिलेबस है बहुत सिंपल है, क्या है कि मान लीजिए सिर्फ एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए, ये सीधे किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में convert हो रहा है, ठीक है। तो इसका रेट लॉ दो फॉर्म में हमने लिखना सीखा था, एक पहले दिन सीखा था और एक बाद में सीखा था। तो वो दोनों तरीके से लिखी। पहले दिन वाला याद करिए, वो चीज नोट्स में चेक करिए कैसे सीखा था, और फिर लास्ट वाला कैसे सीखा, दोनों लिखिए। इसके ऊपर क्वेश्चन भी काफी दिए थे हमने। जो अभी पीछे रेट लॉ लिखा वो तो हो जाएगा R इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो, सिंपल है। और जो पहले सीखा था वो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी। क्या कमी है इसमें, कोई कमी है, माइनस साइन। क्यों माइनस साइन लगाया है, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, कम हो रहा है, ठीक है ना। हो गया बेटा, गुड। इसका मतलब सिंपल क्या हो गया, R इज इक्वल टू के, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जीरो हो तो वो क्या हो जाती है, वन हो जाती है। ओके, लेकिन ये दोनों के दोनों रेट ऑफ रिएक्शन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, चीज तो एक ही है, रेट ऑफ रिएक्शन ही निकालते हैं दोनों से, तो इसलिए दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, बोलिए। ठीक है, अच्छा ये एक चीज और बात करते हैं, वो बात करते हैं हम लोग। हम्म,
जब मेरा टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो ए की कंसंट्रेशन को मैं मान लेता हूँ ए नॉट है, ठीक है। मतलब जितनी कंसंट्रेशन मैंने ए की ली थी रिएक्टेंट की उतनी ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0, क्योंकि प्रोडक्ट तो अभी बना ही नहीं, टाइम तो शुरू हुआ। अब कुछ टाइम पास हो गया तो आफ्टर टाइम t ए की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ए, ठीक है ना। कुछ कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, आफ्टर टाइम t कंसंट्रेशन ए हो गई। प्रोडक्ट की कितनी हो जाएगी, प्रोडक्ट की हो जाएगी ए नॉट माइनस ए, ठीक है ना। जितना पार्ट ब्रेक हो गया उतना पार्ट प्रोडक्ट का बन जाएगा, ओके। क्योंकि हमने स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों में 1 लिया है तो किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल है हमारे से, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, नाम से ही पता चल रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, इंटीग्रेशन का यूज होगा। तो आइए यूज करते हैं। तो इसको लिखते हैं डी ए, अच्छा अब मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा बार बार, ठीक है, हाँ वो शुरू की चीज हो गई, आप लोग समझ जाइएगा। इज इक्वल टू माइनस के डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक किया जाए, इंटीग्रेट हम करेंगे जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो ए की कंसंट्रेशन थी ए नॉट, और जब टाइम जो भी टाइम मेरा रिएक्शन को मैंने दिया तो मान लिया वो टाइम t दे दिया मैंने, है वो तो क्वेश्चन में दिया होगा, 1 मिनट दिया, 2 मिनट दिया, 10 मिनट दिया, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, ए हो गई, ठीक है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है किसी को, इंटीग्रेशन x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1, एक पावर ऐड हो जाती है और उसी पावर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। प्लस इंटीग्रेटेड कोएफिशिएंट आता है लेकिन उसको छोड़ देते हैं, तो ये असल मेन फॉर्मूला ये है, ठीक है। और अगर लिमिट यहाँ पे मान लीजिए x की वैल्यू है, कुछ भी ले लेते हैं a, और यहाँ पे x की वैल्यू है b, तो इसको कहते हैं, इसको फिर कैसे लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये कहलाती है लोअर लिमिट, तो ये यहाँ लिखी जाएगी, ये कहलाती है अपर लिमिट, तो ये यहाँ लिखी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अपर लिमिट को पहले इसके अंदर रखते हैं, और कैसे रखेंगे वो भी देख लीजिए। x की पावर, x की जगह हम क्या लिख देंगे, b लिख देंगे, तो b की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस, अब माइनस का साइन लगा करके x की जगह a लिख देंगे, a की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, लिखने के लिए लिख लीजिए, बाकी अभी हम सवाल करेंगे 2-4 बार तो सब याद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन का तरीका हो गया, और ये फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए, पूरे साल हमें यूज हो गए, और अभी आपने फिजिक्स में भी इसको यूज किया होगा, ओके। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं जल्दी से, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, बोले, यहां पे a की पावर कितनी है, इस वाले फैक्टर में a की पावर a की पावर 0, तभी तो 1 है, कोई भी चीज होगी उसकी पावर 0 होगी तो वो 1 हो जाएगा, उसके आगे क्या है, dx की जगह dA लिखा हुआ है, और x की जगह क्या है, कुछ भी नहीं है, नंबर है 1, तो उसको 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, x की पावर n की जगह a की पावर n होता,
लेकिन यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए की पावर 0। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिए, कहीं लिखने की ज़रूरत है? चलो लिख देता हूँ। तो ये क्या है, पहली बार है इसलिए लिख देता हूँ, ए की पावर 0 डी ए इज इक्वल टू माइनस के, कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। ठीक है ना, कांस्टेंट के ऊपर इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, और खाली कांस्टेंट होता है तो डिफरेंशिएशन में 0 हो जाता है। चलिए लिमिट डाल दी ए नॉट से लेकर के ए तक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी टी है तो टी तो है नहीं, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, टी की पावर 0। ठीक है भाई, टी नहीं है लेकिन 1 तो है, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी की पावर 0। अब इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 0 जो है उसमें +1 करेंगे, डिवाइडेड बाय ए की पावर, जो पावर होती है वो ही नीचे आ जाता है, तो 0 + 1 हो जाएगा। बोलिए सही कर रहा हूँ, फॉर्मूला सही अप्लाई कर रहा हूँ मैं? लिमिट कैसे लिखते हैं, लोअर लिमिट यहाँ पे, अपर लिमिट यहाँ पे, ओके, इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस के, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं तो ये माइनस के हो गया, और इंटीग्रेशन टी की पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1, और ये लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेकर के टी तक। बस ये हो गया इंटीग्रेशन। आगे चलिए, अब अपर लिमिट को पहले लिखेंगे, लोअर लिमिट को बाद में लिखेंगे। तो अपर लिमिट को पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो ए है तो ए ही आ जाएगा, माइनस ए नॉट हो जाएगा। बोलो यही आएगा, ये तो 1 है डिनोमिनेटर में, ये तो खत्म, ए की पावर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो सिंपली ए ही रह जाएगा ना, ऊपर आ जाएगा ए और माइनस करके नीचे वाली लिमिट। ठीक है, ओके, ऐसे इधर माइनस के टी की पावर, यहाँ पे पहले टी की जगह टी लिखा जाएगा और फिर माइनस टी की जगह 0 लिखा जाएगा, ये भी हो गया। तो फाइनली फॉर्मूला मेरा क्या बन गया, फाइनली फॉर्मूला मेरा बन गया, यहाँ लिख दो, ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, जिसको मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, यानी किसी भी टाइम टी के बाद मेरे पास कितना रिएक्टेंट बचा, सॉरी बना नहीं बचा, वो इस फॉर्मूले से मैं निकाल सकता हूँ। तो ये ए क्या है, इसको लिख लीजिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, रिएक्टेंट remaining after time t। प्रोडक्ट फॉर्म्ड अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, वही ए नॉट माइनस ए कर देंगे तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, हो गया। नेक्स्ट पेज पे चला जाए, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसी फॉर्मूले को दोबारा लिखते हैं। अच्छा, ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, अगर ये माइनस साइन से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए। ठीक है, यहां से t के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी,
ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाय के। ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरी टाइम के लिए बन गई, दूसरी इक्वेशन हो गई। ये वाली है इक्वेशन नंबर 1, ये वाली है इक्वेशन नंबर 2। बस यही दो इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमको आनी चाहिए। अब जो कुछ भी आएगा सवाल इन्हीं दो के इक्वेशन के ऊपर बेस्ड जाएगा। बेसिकली तो वही इक्वेशन है, उससे ये बनी है। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताइए, मैं कहूं कि टी हाफ निकालो, हाफ लाइफ, जिसको हम कहते हैं टी हाफ। क्या होती है हाफ लाइफ? जिसमें आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, यानी जो रिमेनिंग रिएक्टेंट है वो कितना बचे? आधा बचे। तो बताइए टी हाफ का फॉर्मूला बनाइए जल्दी से। बन गया? क्या आया? ए कितना हो जाएगा? बस इसी को आपको वैल्यू रखनी है, ए नॉट का आधा हो जाएगा है। तो इस वाली वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। तो टी कितना हो जाएगा? टी को टी हाफ कहेंगे क्योंकि आधा खत्म हो गया। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2 ए नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई के। तो क्या आंसर आ जाएगा फाइनली? ए नॉट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, गुड। तो यहां से मुझे पता चल गया टी हाफ क्या है। फिर से जरा रिपीट करिए, क्या है टी हाफ? वो टाइम टेकन टू कंज्यूम हाफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना, जितने टाइम में रिएक्टेंट आधा यूज हो जाए, कंज्यूम हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? टी हाफ कहते हैं। ओके, उसके लिए फॉर्मूला ये आ गया। तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं शुरू में रिएक्टेंट ज़्यादा ले लूँ, इधर देखिए, अगर मैं शुरू में रिएक्टेंट ज़्यादा ले लूँ तो टाइम मुझे ज़्यादा लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए कि आगे इसका उल्टा भी होने वाला है। ठीक है ना? तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की ख़ास बात क्या है कि अगर आपने शुरू में रिएक्टेंट ज़्यादा लिया तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगी? ज़्यादा। पहले मान लिया 100 ग्राम लिया और 10 मिनट में आधा कंज्यूम हो रहा था, और आपने 200 ग्राम ले लिया तो उसे कंज्यूम होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और कितना ज़्यादा लगेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो टी हाफ क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा।
चलिए ठीक है। आगे चलें। हाँ, चलिए मान लीजिए मैंने हंड्रेड मोल रिएक्टेंट के लिए, ठीक है, और इसका टी हाफ वो 30 मिनट्स है। तो इस रिएक्टेंट को कंप्लीटली प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लगेगा? एक घंटा। आप बताओ बेटा, एक घंटा कैसे लगा? टी हाफ कितना है? 30 मिनट्स। तो 100 मोल का कितना हो जाएगा? 50 मोल हो जाएगा। तो 50 मोल कंज्यूम होने में कितना लगा? 30 मिनट लगा। तो बाकी कितना बचा है? 50 मोल बचा है, ठीक है ना। तो 50 मोल बाकी कंज्यूम हो करके जीरो बनने में कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट और लगेगा। तो ये यहाँ पे 30 मिनट्स और लगेगा, ठीक है। इस बात को लिखिए, ये इम्पोर्टेंट है। फिर एक आध क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया? चलिए आगे चलें, यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज फिर से मैंने 100 मोल ही रिएक्टेंट लिया, ठीक है। इसको नाइन्टी मोल बनने में, यानी 100 मोल से 90 मोल बन गया है, यानी 10 मोल कंज्यूम हो गए। इसमें टाइम लगा 30 मिनट। ये दिया हुआ है हमको, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमसे ये कह रहा है कि इसका टी हाफ बताइए। आया?
कैसे किया जाए? टी हाफ का मतलब ये होगा कि 50% खत्म हो जाए, तो यानी 50 मोल बचे। ठीक है, तो 100 मोल से 90 मोल पहुंचने में 30 मिनट लगे, तो 90 मोल से 80 मोल पहुंचने में कितना लगेगा? फिर से 30 मिनट लगेंगे, क्योंकि 10 मोल कंज्यूम होने में जीरो ऑर्डर में का यही होता है, 30 मिनट लग रहा है। ठीक है ना, तो 80 से 70 पहुंचने में कितना लगेगा? फिर 30 मिनट लग जाएगा। और 70 से 60 पहुंचने में कितना लगेगा? फिर 30 मिनट लगेगा। और 60 से 50 पहुंचने में कितना लगेगा? फिर 30 मिनट लगेगा। तो कितना हो गया ये टी हाफ? ये हो गया 30 इंटू 5। ठीक है, इस तरीके से इसको और इसके क्वेश्चंस को जीरो ऑर्डर के किया जाता है। और यही मैं कहता कि ज़रा सा 75% के लिए बताइए, 75% कंज्यूम हो गया, यानी रिमेनिंग कितना है? 25%। 75% कंज्यूम। क्या चीज़ कंज्यूम? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कंज्यूम। तो कितना टाइम लगेगा बताओ? 225 मिनट। और लोग भी बताएं तुम्हारा कितना आंसर आ रहा है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, होता है जीरो ऑर्डर में बिल्कुल। मैं करूं तो 50 से जीरो जाने में कितना लगेगा? 150 मिनट और लग जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे बीच में ही अगर इसको रोकना है 25 पे, 25 मोल पे ही रोकना है, तो यहाँ पे लगा 150 मिनट 50 पे पहुंचने में, और यहाँ कितना लग जाएगा? इसका आधा टाइम लगेगा, क्योंकि आधा कंज्यूम होना है 75 मिनट। तो 150 प्लस 75 225। ठीक है ना, उस वाले मेथड से भी कर सकते थे। 50 से मैं पहले पहुंचा कहाँ? 40 पे, तो 30 मिनट और लगे, 30 मिनट। 40 से फिर पहुंचा 30 पे, तो 30 मिनट्स और लगे। और 30 से पहुंचा 20 पे, तो 30 मिनट और लगे। लेकिन इन दोनों के बीच में 25 आ गया, तो इन दोनों के बीच में जब आया 25, तो क्या करूँगा मैं? इसका टाइम भी तो हाफ हो जाएगा। 15 मिनट इधर लगा, 15 मिनट इधर लगा, तो जोड़ लीजिए। देखिए 30 और 30 60 और 15 75, 75। ठीक है ना, तो ज़ीरो ऑर्डर में इस तरीके से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होती है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट।
चलें, लिखिए। फॉर ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन if time taken for 25% completion is 2 minutes, find the time for 75% completion. सिक्स मिनट। फॉर्मूला यूज करके करिए, देखिए आंसर सेम आ रहा है। ये वाला फॉर्मूला यूज करके करिए। ये वाला फॉर्मूला यूज करिए। T इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन 2 अपॉन 2 का नहीं, अपॉन के है ना। इतना ही दिया हुआ। के की वैल्यू निकाल लेंगे। टाइम क्या है, 2 मिनट। इसके लिए अगर मैं इसको ए नॉट को 100 मान लूँ तो ए कितना बचा है, 75। बस यही नंबर रखने में ध्यान रखना होता है। तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब नेक्स्ट टाइम किसके लिए निकालना है, 100 माइनस 75% कंज्यूम हो गया है, तो कितना बचा है, 25 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू कितनी है, 25/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा 75, ये ऊपर जा कर के इंटू हो जाएगा डिवाइडेड बाय 25। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 मिनट। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला भी सही आंसर दे रहा है। ठीक है, चलिए बोर्ड में तो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए फिर इसी तरीके का क्वेश्चन और है। फॉर ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसी क्वेश्चन के लिए लिखिए, टाइम निकालिए। इफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 33.33%। चलिए, फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और होमवर्क में 67.77 कर दिए, प्रैक्टिस के लिए। 7 नहीं, 6 दोनों तरीके से करिए, जो स्टेप वाइज हमने किया था पीछे उससे भी करिए और ये फॉर्मूला लगा करके भी करिए, देखिए आंसर सेम आता है।
2. ठीक है, आंसर आ गया 2.6 मिनट। और लोग भी देख चेक करें, यही आ रहा बेटा? हाँ, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं, कितना कैलकुलेट करेंगे, स्टेप सही होने चाहिए।